नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारी आज की खास पेशकश है सोशल मीडिया पर सेंसर। जी हां, सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया 21वीं सदी में इनकी ताकत हर एक इंसान समझता है, जानता भी है, पहचानता भी है। भले ही कुछ लोग इसका इस्तेमाल अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे लोग की भी कमी नहीं है जो इसकी ताकत का मिसयूज करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने की आप बात कर लें, सोशल मीडिया का मिसयूज किस हद तक बढ़ गया है ये किसी से भी नहीं छुपा। देश में हाल ही में कुछ घटनाएं भी ये बताती हैं कि सोशल मीडिया पर फैली अफवाह की बदौलत कैसी छोटी सी घटना बड़ी घटनाओं में तब्दील हो गई। लेकिन अब सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी। केंद्र सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। आपत्तिजनक पोस्ट को 24 घंटे में हटाने का नियम इसमें शामिल है। सबसे पहले गलत पोस्ट किसने किया यह भी बताना होगा, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इस तरह के नियम से गैर कानूनी पोस्ट पर लगाम लग सकती है? क्या सोशल मीडिया में फैल रही अफवाहों में कमी आएगी? सवाल तो यह भी है कि क्या ऐसा फोरम वाकई तैयार हो पाएगा जो सोशल मीडिया के मिसयूज पर नकेल कस सके? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे, जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। तो सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट पहली बार किसने डाला ये बताना होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की एक पूरी तैयारी कर ली है अपनी। इसके लिए सरकार ने सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सरकार ने कहा है कि आलोचना और सवाल उठाने की आजादी है, लेकिन सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत निपटाने के लिए भी एक फोरम होना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया को लेकर नई गाइडलाइंस पर रिपोर्ट देखिए पहले आप। सोशल मीडिया पर निगरानी को लेकर चल रही बहस अब खत्म होती दिख रही है। ओटीटी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दुरुपयोग को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस के तहत अगर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर शिकायत मिलती है तो 24 घंटे में सोशल मीडिया से उस कंटेंट को हटाना होगा। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया का करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसके दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। सोशल मीडिया के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन्हें 3 महीने में लागू कर दिया जाएगा और 3 स्तरों पर इसकी निगरानी की जाएगी। All media platforms must have the same justice system. और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। और इसलिए हमने तय किया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सभी मीडिया के लिए होना चाहिए। नई गाइडलाइंस में सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो कंपनियों को यूजर्स की शिकायतों के लिए एक अधिकारी रखना होगा। अफसर को 15 दिन के भीतर शिकायत को सुलझाना होगा। न्यूडिटी के मामले में 24 घंटे के भीतर कंटेंट को हटाना होगा। कंपनियों को हर महीने में एक रिपोर्ट देनी होगी। कितनी शिकायत आई, क्या कार्रवाई की गई, रिपोर्ट में बताना होगा। किसी भी अफवाह या गलत कंटेंट को पहली बार किसने डाला पता करना होगा। सोशल मीडिया यूजर्स के कंटेंट को हटाना है तो उसकी वजह बतानी होगी। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नियम की बात करें तो ओटीटी और डिजिटल न्यूज मीडिया को अपने बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई नामी हस्ती हेड करेगी। कोई भी प्रोग्राम उम्र के लिहाज से दिखाया जाएगा। सेंसर बोर्ड की तरह ओटीटी पर भी उम्र के हिसाब से सर्टिफिकेशन की व्यवस्था होगी। पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, और इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा। Who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals, or nudity, or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made.
जाहिर है कि आज के दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई कर रहा है। ऐसे में कई बार देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पर फैली आधी अधूरी जानकारी बड़ी हिंसात्मक घटनाओं की वजह बनती जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा अश्लील कंटेंट भी बच्चों को गलत शिक्षा दे रहा है। ऐसे में सरकार का ये कदम कहीं न कहीं डिजिटल मीडिया पर शिकंजा कसने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया के फायदे हैं तो नुकसान भी कहीं ना कहीं हैं, और नुकसानों को देखते हुए सरकार ऐसा नियम बनाने जा रही है, गाइडलाइंस जारी करने जा रही है। कुछ अहम सवाल होंगे जिनके जवाब हम तलाशेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। तन्वी दुबे हैं, एडवोकेट हैं, भोपाल स्टूडियो में मौजूद हैं। वहीं हैं साइबर एक्सपर्ट रायपुर से जुड़ी हुई हैं मोनाली गुहा। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं आप दोनों से इस पर एक एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। तन्वी जी, आप किस तरीके से देखते हैं सरकार की इस गाइडलाइन को? देखिए, जैसे अभी जो डिस्क्रिप्शन आपने बताया उस हिसाब से जो ये गाइडलाइंस इशू हुई हैं, ये एक रोबस्ट मैकेनिज्म के लिए, एक डिजिटल यूज़र को किसी तरह से उसको किसी तरह से डिजिटल यूज़र की प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए, डिजिटल यूज़र को एम्पावर करने के लिए ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं मिनिस्ट्री की, इसके मैं बोलूँगी जो रिड्रेसल मैकेनिज़्म है, इसकी बात काफ़ी पहले से हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, 2018 का जजमेंट है, काफ़ी हाई कोर्ट्स में भी डिस्कशन हुआ जहाँ पे ये बातें हो रही थी। एंड इसके बाद जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जिस तरह का 3 टायर रिड्रेसल मैकेनिज़्म लाए हैं, उसमें काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हैं, देयर इज़ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेवल जो सेल्फ असेसमेंट है, फिर एक बॉडी ऑफ एक्सपर्ट है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हैं, प्लस देर आर एक्सपर्ट पैनल्स फ्रॉम आपके आईटी, लॉ, इन दायरे से भी लोग उसमें जुड़ेंगे। थर्ड, आपके जो रिड्रेसल मैकेनिज़्म है, इसमें इवन मिनिस्ट्रीज़ का इन्हें डिस्क्रिप्शन दिया है, जहाँ पे विमेन, चाइल्ड वेलफेयर, लॉ मिनिस्ट्री से भी लोग जुड़ेंगे। सो दिस इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी गुड स्टेप। अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा एक मैं बोलूँगी स्टेप है एक डिजिटली यूज़र को एम्पावर करने के लिए, क्योंकि अभी तक जहाँ तक देखा जाए, चाहे वो वुमेन की बात करें, चाइल्ड की बात करें, रेप केसेस की बात करें, तो एक एम्पावरमेंट के लिए इमीडिएट रिलीफ जो इन्हें 24 आवर्स में कंटेंट डिलीट करना है, 15 डेज़ के अंदर इनको अपना रिपोर्ट, कंप्लेंट का रिड्रेसल रिपोर्ट लाना है, तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली इट इज़ बहुत एम्पावर करने का एक बहुत अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से। बिल्कुल मोनाली जी, तन्वी जी का मानना है कि एक अच्छा स्टेप है। वकील होने के नाते उन्होंने अपनी राय रखी है। अब एक साइबर एक्सपर्ट होने के नाते आपकी क्या राय है इस फैसले को लेकर, इन गाइडलाइंस को लेकर, रूल्स को लेकर? ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इनफैक्ट ये बहुत ज़रूरी भी था। अभी आज के समय में हर कोई ये बात जानता है कि आज के समय में जो अपराध हो रहे हैं, फिजिकल से ज़्यादा साइबर अपराध हो रहे हैं, और चूंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया और बाकी के प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स, ये कुछ ऐसे आज के समय में एक माध्यम हो गए हैं लोगों के लिए जहाँ से वो शॉपिंग भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, और ज़रूरी था कि अब इन पर भी एक बेहतर तरीके से लगाम लगाई जाए। इनफैक्ट इनके लिए जो पॉलिसीज़ है वो तो बनती ही रहती है, बट इन पर जो यूजर्स आते हैं या जो इनको हैंडल करते हैं उनके लिए गाइडलाइंस आना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज बहुत समय से ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि जब एक पर्टिकुलर कोई एक, चाहे हम बात करें किसी इन्फ्लुएंसर की बात करें, या हम पर्टिकुलर किसी सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल अकाउंट की बात करें, या फिर किसी भी एक वेबसाइट की बात करें, जब भी कोई किसी प्रोडक्ट को या किसी इंफॉर्मेशन को सामने रखता है वो व्यक्ति, तो उनको मानने वाले लोग उस बात पर बिल्कुल भरोसा कर लेते हैं कि हाँ, अगर ये व्यक्ति इस बात को सामने रख रहे हैं मतलब इस बात में सच्चाई है, इसको माना जाना चाहिए। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि वो मिसलीड हुए हैं, मिसगाइड हुए हैं, और कई तरह से उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ अपराध हुए हैं या किसी तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन का शिकार हुए हैं, उनको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिली हैं। और जब इस तरह की गाइडलाइंस आ रही हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये साइबर क्राइम को कम तो करेगा ही, लेकिन जो जाने अनजाने जो लोग किसी भी तरह के नेगेटिव एक्ट्स का शिकार हो जाते थे वो भी अब इससे बचेंगे। और ये इनफैक्ट बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और कहीं ना कहीं ये हम पूरा अगर एक ओवरव्यू में देखें तो देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया पर और कई अदर प्लेटफॉर्म्स
पर कुछ ऐसे भी चीज़ों के एडवर्टीजमेंट हो जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो कि प्रैक्टिकली तो बैन है, लीगली बैन है, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो चीज़ें सामने आती हैं, यूजर्स तक कई बार फॉल्स इन्फॉर्मेशन पहुंचती हैं, तो उनको रिएक्ट करने के लिए कहाँ जाना है ये वो नहीं जान पाते या प्रॉपरली उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। तो ये जो रिड्रेसल मैकेनिज्म अब आएगा ये बहुत ही अच्छा है, जनता के लिए भी, इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, बहुत अच्छा फैसला, आप दोनों ऐसे मानती हैं। तन्वी जी, आपसे जानना चाहूंगा सजा का प्रावधान क्या हो सकता है इसमें? हालांकि सजा का प्रावधान अभी भी है कि गलत कंटेंट फैलाने, गलत इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर डालने के लिए, शेयर करने के लिए सजा का प्रावधान अभी भी है, लेकिन सरकार अब खुद इस पर नियम बनाने जा रही है, सख्ती से गंभीर है। तो क्या कुछ सजा का प्रावधान और भी गंभीर हो सकता है, सजा और भी कठिन हो सकती है इस पर अब? बिल्कुल, जो सज़ा की बात आप जहाँ कर रहे हैं, तो जो आईटी एक्ट में जो प्रोविजंस हैं अभी तक वही गवर्न करेंगे, क्योंकि गाइडलाइंस में सज़ा क्या होगी उस बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। इसमें ये दिया गया है, इसमें एक रूल 4 में, गाइडलाइंस के रूल 4 में ड्यू डिलिजेंस के लिए 16 पॉइंट्स दिए गए गवर्नमेंट के, कि कहाँ कहाँ पर एक इंटरमीडियरी को, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को, किन किन जगहों पर क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखकर अपने प्लेटफॉर्म में ये गाइडलाइंस इशू करनी पड़ेंगी, एक डिस्क्लेमर इशू करना पड़ेगा। तो जहाँ तक कि सज़ा की बात आई, तो आईटी रूल्स ही गवर्न करेंगे उसको, बट उनके दायरे ऑफ कोर्स बहुत इलेबरेट हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे इन रूल्स के बाद, क्योंकि जो भी डिस्क्लेमर रख रहे हैं प्लेटफॉर्म्स, या फिर कुछ भी डिटेल्स जो भी वो इशू कर रहे हैं, जो भी कंटेंट पोस्ट कर रहा है, उसके साथ उसके पीछे बहुत सारे इम्प्लीकेशंस फॉलो होंगे। तो इस सब को मद्देनज़र रखकर लोगों को बहुत ही केयरफुली, जो कुछ भी वो पोस्ट कर रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं, उसमें बहुत ही केयरफुली स्टेप लेना होगा। तो इस बारे में मैं सज़ा के बारे में ये कहना चाहूँगी। सेकेंडली मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी, जो शायद पिछली बार अब जनरली जो रूल की बात है जी। वो है आर्टिकल 19(1)(f), जो कि रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें फंडामेंटल राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, बट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच में रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, जैसे आईटी मिनिस्टर ने आज बोला दैट हम सोशल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर हो गया, देर आर सम 53 करोड़ पीपल हु आर यूजिंग व्हाट्सएप, और आपके यूट्यूब के भी इतने ही फॉलोअर्स हैं जो करोड़ में हैं। नाउ इस सब चीज़ों को लेकर ये स्टेप वो आए, और अपना प्रोटोकॉल, ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है एक हर इंडियन के लिए सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया की जो अभी इस दौर पे यूटिलिटी है वो बहुत ही लार्ज एस्पेक्ट पे है, पर उनके साथ जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। बिल्कुल तन्वी जी, सरकार का ये कहना है कि जिसने पहले शेयर किया है ये आपत्तिजनक पोस्ट या गलत पोस्ट, उसको पकड़ें, लेकिन हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो भी सोशल मीडिया का काफ़ी यूज़ करते हैं, जाने अनजाने में उससे अगर पोस्ट शेयर हो जाती है तो क्या उस पर भी सजा का प्रावधान हो सकता है? ये भी एक सोचने वाली दिलचस्प बात होगी। बिल्कुल, देखिए जो गाइडलाइंस हैं उसमें एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से बहुत सारी, एक अगेंस्ट द कंट्री इफ अगर कोई स्टेटमेंट है, ये सारी कैटेगरीज दी हुई हैं, तो बिल्कुल उसका इम्प्लीकेशन होगा। और वो कंप्लेंट ऑनलाइन रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो एक तरीके से आप जहाँ पे अपना जो भी कंप्लेंट्स हैं वो रिपोस्ट कर सकते हैं, और जिनका 24 आवर्स में वो रिड्रेसल होगा। ठीक है, मोनाली जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, सरकार का कहना है कि जो भी पहली बार ये कोई भी पोस्ट आपत्तिजनक हो, गलत पोस्ट हो, शेयर करेगा, उसको पकड़ना होगा कंपनियों को। ये कैसे पॉसिबल है? आपसे समझना चाहेंगे, साइबर एक्सपर्ट हैं आप, अच्छे से बता पाएंगी। जी देखिए, इसमें कई तरह से, एक तो ये कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेटर्स की हेल्प ली जाए, उनके कुछ टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स जो कि लाइसेंस्ड हैं, और जो पर्सन जो खुद भी लाइसेंस्ड हैं या जो सर्टिफाइड हैं, उनकी मदद ली जा सकती है, लाइक साइबर एक्सपर्ट, एथिकल हैकर। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी सोशल मीडिया है जिस पर वो पोस्ट किया गया था, उनको प्रॉपरली लीगली कांटेक्ट करके उनसे ये इन्फॉर्मेशन मंगवाई जा सकती है कि इस तरह का जो पोस्ट था ये कब, किसके द्वारा, किस खाते से, किस लोकेशन से, किस आईपी एड्रेस से पोस्ट किया गया था, जिसकी जानकारी उन्हें साझा करनी होती है इन्वेस्टिगेशन के तौर पर। तो दोनों ही तरीके पॉसिबल हैं, और मेरे हिसाब से तो दोनों ही समय और परिस्थितियों का ध्यान रखकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और रही बात जहाँ तक कि उनको इन्वेस्टिगेट फिर कैसे किया जाए, तो कहीं ना कहीं फिर इसमें आगे पुलिस प्रोसीडिंग भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस बनते हैं तो फिर जो भी इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा या फिर साइबर सेल के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, उनको फिर आगे फॉलोअप किया जाएगा।
ठीक है मोनाली जी, आपसे ये भी समझना चाहूँगा मैं कि सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म को ये बोला है कि आप सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनाएं। ये होता क्या है सेल्फ रेगुलेशन बॉडी, और जब अगर OTT प्लेटफॉर्म खुद ये बॉडी बनाएगा तो इसकी क्या विश्वसनीयता है, कितना ये विश्वास पात्र होगा? जी देखिए, ओटीटी का मतलब अगर हम एक आम भाषा में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि ओवर द टॉप, यानी कि जो टीवी या फिल्म का कंटेंट है उसको इंटरनेट पर प्रोवाइड करवाना, वहाँ पर शो करना। और जब ये कि जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वो खुद इसके लिए रेगुलेशन के लिए आगे आए, तो इट मीन्स कि वो खुद भी इन चीज़ों का ध्यान रखें कि उनके प्लेटफॉर्म से किस तरह का कंटेंट डिलीवर हो रहा है। जाहिर तौर पर यहाँ पर एक बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, तो जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो खुद कहीं ना कहीं इन चीज़ों की निगरानी रखें, और ये ज़रूरी भी है। अगर हम एक आम भाषा में इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें, तो मानकर चलिए कि यदि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को आपस में बातचीत करने के लिए सहूलियत पहुंचा रही है, जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, तो यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है सोशल मीडिया डेवलपर्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की, कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है तो वो रिड्रेसल मैकेनिज्म भी रखें, प्लस अगर कहीं पर कोई लीगल इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो उनको सपोर्ट भी करें। सिमिलर जब हम बात कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, तो यहाँ पर भी सेम चीजें हैं। हालांकि अभी तक तो ये केवल ऐसा था कि जो बड़ी सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस थी या जिन पर इस तरह के क्राइम्स देखे जाते थे उनको कानून के दायरे में लिया जाता था, और न सिर्फ उनको बल्कि अगर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी थे जिनके थ्रू अगर कोई क्राइम होता था तो उनसे कांटेक्ट किया जाता था। सेल्फ रेगुलेशन लाइक बॉडी बनाने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो खुद से इनिशिएटिव लें, और गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं उनको फॉलो अप करते हुए सेल्फ रेगुलेशन इन चीज़ों के लिए स्टैब्लिश करें, वो खुद मॉनिटरिंग भी करें, और अगर किसी तरह की कोई शिकायत आती है तो सेल्फ लेवल पर वो इन चीज़ों को रिड्रेस करें, और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आगे आएंगी उनके साथ में ठीक है कोऑर्डिनेट मोनाल करें। जी, मैं लौटूंगा आपके पास। तन्वी जी, हमने देखा है हमारे देश में कई ऐसे नियम बन जाते हैं, नियम बनने के बाद भी उस पर अमल उतना नहीं किया जाता और उसके परिणाम भी उतने अच्छे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। आपकी क्या राय है, ऐसे नियम जब बन रहे हैं और सरकार लाने वाली है तो क्या उससे गैर ज़रूरी पोस्टों पर लगाम लग सकेगी? जो अफवाहें फैलती हैं उस पर लगाम लग सकती है क्या ऐसे नियम, ऐसी गाइडलाइंस से? बिल्कुल एग्जैक्टली यही पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपने बोला कि एक एग्जीक्यूशन होना किसी भी लॉ का वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो, चाहे वो वुमेन राइट से रिलेटेड हो, चाइल्ड राइट से रिलेटेड हो। एक एग्जीक्यूशन, टाइमली एग्जीक्यूशन। अब हमने इस बिल में देखा है कि 3 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है इसके एग्जीक्यूशन के लिए, एंड जो हमें इस टाइम पे होप करना चाहिए वो यही है कि इसका एग्जीक्यूशन के बिना कोई भी लॉ का इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉसिबल है। मुझे बिल्कुल लगता है उस पर रोक लगाया जाएगा। इसमें ऐसी चीज़ें जो आपने अभी पूछा कि सेकंड टियर जो मैकेनिज़्म है उसमें उनके पास पूरी पावर है कि वो एक अपॉलॉजी मांगे, जिसने भी जो भी एंटिटी ने कुछ गलत पोस्ट करा है उस प्लेटफॉर्म से, उस एंटिटी से एक अपॉलॉजी मांगने के लिए, एक वार्निंग इशू करने के लिए पूरी पावर है उनके पास, और एक डिस्क्लेमर उस वेबसाइट पे इशू करवाने के लिए भी पूरी पावर है। तो इस तरह से मुझे लगता है एक आम नागरिक के लिए एक कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। एक लोगों की तरफ रेप केसेस हो गए, एक चाइल्ड अब्यूज़ केसेस हो गए, हैरेसमेंट केसेस हो गए, विमेन डिपिक्शन केसेस हो गए, जिसमें बहुत ज़रूरत है आज की सोसाइटी यूथ के लिए एक तरह का ये जो लॉ है इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर सही दायरे में हुआ तो डेफिनेटली एक बहुत इफ़ेक्टिव लॉ है, और जिसके लिए आई थिंक ये नीड ऑफ द आवर भी थी, बिकॉज अगर 24 आवर्स में रिड्रेसल मैकेनिज्म है, 15 डेज में आपका कंप्लेंट रिड्रेसल का इसमें प्रोविजन है, तो विच वॉज द नीड ऑफ द आवर। ऐसा अभी तक कोई लॉ ये गाइडलाइंस जो प्रोवाइड कर रही है वो नहीं था, दैट वाज मिसिंग। इनफैक्ट जो आपका थर्ड पेडिस्ट्रल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारी मिनिस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेशन है, उसमें ये भी बोला गया है कि आपके अगर सेक्शन 79 का वायलेशन है तो उनके पास पूरी पावर्स हैं टू ट्रीट दैट एंड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो मुझे लगता है डेफिनेटली इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन अगर सही दायरे पे हुआ तो वी हैव अ लॉन्ग जर्नी टू गो, एंड ये काफ़ी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, नॉट इवन विमेन सिक्योरिटी। बिल्कुल तन्वी जी, ठीक बात कही आपने कि इफेक्टफुल है ये लॉ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है देखने वाली बात होगी। आम लोगों की राय क्या है इस गाइडलाइंस को लेकर, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुई है वो भी जानेंगे, फिर चर्चा पर दोबारा लौटेंगे। सब चीज़ों पे एक्शन हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल अफवाह फैलाने वाले बहुत हैं। क्योंकि कोई भी छोटी सी बात हुई उसको बढ़ा चढ़ा के कुछ गलत वे में बोलते हैं, इतना बड़ा रीज़न होता नहीं है लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करते हैं वो लोग।
तो जो भी हो रहा है सरकार की तरफ से, इससे मैं बहुत सहमत हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है ये। जी बिल्कुल सहमत हूँ मैं नई गाइडलाइन से कि ये बहुत अच्छा सरकार ने कदम उठाया है। सोशल मीडिया के ये सोशल मीडिया पे जो भी गलत कंटेंट डालते हैं और जो भी क्या नाम से भड़काऊ मैसेज और पोस्ट करते हैं, तो मैं सहमत हूँ इससे। तो चलिए चर्चा पर दोबारा लौटेंगे। तन्वी जी ने तो सही बात कही है, इम्प्लीमेंटेशन देखना होगा कैसे होता है। अगर सही से होता है तो इसके परिणाम भी अच्छे होंगे। मोनाली जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कोई ऐसा फोरम भी हमारे देश में बन सकता है जो ऐसी घटनाओं को रोक सके, अफवाहों को रोक सके, गलत कंटेंट को रोक सके? जी, बिल्कुल बन सकता है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ अगर एमएचए के बारे में, तो एक बहुत अच्छा उनका एक स्कीम अभी रनिंग है, या फिर अभी ये कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट में आने वाला है, जिसमें वो साइबर वॉलंटियर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। और जो कहीं न कहीं इस तरह के अगर कोई कंटेंट दिखने को मिलते हैं, लाइक साइबर पोर्नोग्राफी या कोई अफ़वाह फैला रहा है, या कि कोई भी ऐसे ऐसे कंटेंट जो कि इंटरनेट पर नहीं होने चाहिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको ब्लॉक करने के लिए, उनको डाउन करने के लिए काफ़ी हद तक नेशन वाइड ऐसे एक्सपर्ट्स को और यूथ को और लाइक उन लोगों को आमंत्रित कर रहा है एमएचए, जो कि इस फील्ड में बेहतर अपना एफर्ट दे सके। और ये एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन है, जो कहीं ना कहीं इस तरह की सारी समस्याओं का समाधान लेकर आएगा। भारत में दिक्कत अभी तक ये थी कि यहाँ पर साइबर एक्सपर्ट्स की कमी थी, लेकिन जब इस तरह के प्रोग्राम सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो इस फील्ड में आने वाले युवा हैं, जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन लोगों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्लस गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं उनके एग्जिस्टिंग एफर्ट्स का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि कोई एक पर्सन या कोई एक सिर्फ एक डिपार्टमेंट इन सारी चीज़ों पर इतने बड़े देश में नज़र रखे, ये संभव ही नहीं है। और अगर हम बात करें केवल इस देश की, क्योंकि देखिए इंटरनेट का जो दायरा है वो हम जियोग्राफिकली डिसाइड नहीं कर सकते। आउट ऑफ द इंडिया भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया को रिलेट करती मोनाली हैं। जी, तो जब मोनाली इस जी, तरह से मोनाली जी, efforts एक together महत्वपूर्ण करें। सवाल मैं हाँ आपसे जी, करने जा रहा हूं। सरकार ने कहा है सोशल मीडिया पर जो हाँ जी, खुरापात फैलाते हैं उनका पता लगाया जाए, लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि हाँ। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। साफ मना कर दिया है व्हाट्सएप ने। अब क्या होगा, ये कैसे संभव है फिर? जी देखिए, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को एक बार मैं जनरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हों, तब कोई तीसरा व्यक्ति उस कन्वर्सेशन के समय उनका मैसेजेस पढ़ नहीं सकता, देख नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जब वो मैसेज पहले और दूसरे व्यक्ति के मोबाइल फोन पे अवेलेबल हो तब भी वो रीडेबल ना हो, तब उसको पढ़ा जा सकता है। यानी कि जब वो मैसेजेस हमारे इनबॉक्स में होंगे, हमारे फोन पर होंगे, तब उन्हें पढ़ा जा सकता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन जनरली है लोगों में कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है तो उसको कोई नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी बीच में अटैक करके उसको रीड करना चाहे या अल्टर करना चाहे, तो वो नहीं कर पाएगा, बदल नहीं पाएगा। अब ये एक ऐसी चीज है कि अगर मान लीजिए फोन पर वो डेटा अवेलेबल है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको देखा जा सकता है और रिकवरी की जा सकती है। इनफैक्ट जब कुछ ऐसे लाइक 91 सीएलपीसी होती हैं, जिसमें कि डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइजेशंस को डिमांड की जाती है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए, तो वो उन्हें साझा करनी पड़ती है। और अगर हालांकि व्हाट्सएप भी इस तरह की तमाम चीज़ों के लिए अभी तक तो सपोर्ट करता आया है, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो फिर जाहिर तौर पर ज़रूरत है कि उस पर भी कड़ाई से एक्शन लिया जाए, क्योंकि अगर उसको हमारे देश में अपने बिजनेस को रन करना है या हमारे देश में रहकर काम करना है, तो कहीं ना कहीं कानून की गाइडलाइंस को फॉलो तो बिल्कुल, करना कानून पड़ेगा। का पालन तो करना ही। तन्वी जी, आपका क्या कहना है? वैसे कंपनियां सही कह रही हैं कि किसी की निजी चैट पढ़ लेना निजता का हनन भी है। जी, जैसे मोनाली जी ने बोला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका जो इंटरप्रिटेशन है एंड टू एंड इंक्रिप्शन का, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, व्हाट्सएप का जजमेंट है, जिसके हिसाब से एंड टू एंड इंक्रिप्शन दो लोगों के बीच के प्राइवेसी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए इस बार जब कोई भी साइबर इशू आता है और उन चैट्स के डिस्क्लोजर की बात आती है, तो मुझे लगता है कि इसमें एक फंडामेंटल एक फ्रीडम ऑफ जो हमारा प्राइवेसी है उसका वायलेशन किसी हद तक होगा। और उन केसेस को गवर्नमेंट को और एलैबोरेट करना होगा कि किन केसेस में वो जो चैट्स अगर डिस्क्लोज भी होते हैं तो किन स्पेसिफिक इंस्टेंसेस में वो चैट्स डिस्क्लोज हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ एब्सोल्युटली एक वायलेशन है किसी भी सिटीज़न की प्राइवेसी का इफ़ एनी चैट इज़ गेटिंग डिस्क्लोज्ड, विच इज़ वो बहुत जो लीगल इम्प्लीकेशंस है इसके बहुत क्लियर है। लॉ इज़ क्लियर, एंड टू एंड इंक्रिप्शन लॉ भी क्लियर है इस पर कि देयर इज़ अ प्राइवेसी दो लोगों के बीच में। उसका बेशक
इस पे मुझे लगता है गवर्नमेंट को और डिटेल में उन इंस्टेंसेस को एलैबोरेट करने की ज़रूरत है। जी, ये एक ऐसा गंभीर विषय है कि इस पर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन समय की कमी है मेरे पास, इसलिए डिबेट को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, एक गंभीर विषय है और इस पर निजता के हनन की बात भी सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गलत कंटेंट, गलत पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, उनसे हिंसा भी भड़की है और अफवाहें भी फैलती हैं। और वजह यही है कि सरकार ने ये गाइडलाइंस लेकर आई है और इस पर विचार भी किया जा रहा है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।